गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन में अभिप्रेरण। लोक प्रशासन में आपके विभिन्न व्यवहार हैं, उन व्यवहारों का हमने अध्ययन किया, जैसे नेतृत्व, संचार, और आज हमारा टॉपिक है अभिप्रेरण। ये एक विचारधारा है जो किसी कार्य के स्थान पर कार्मिक को महत्व देती है। इसका केंद्रीय बिंदु कार्मिक है, जिसका उद्देश्य मनुष्य के विकास के द्वारा संगठन का विकास है। ये मानती है कि अगर मनुष्य का विकास होगा तो संगठन का विकास भी होगा। इसमें मनुष्य को विकास करने की स्वाभाविक इच्छा रखने वाला तत्व माना जाता है। इस दिशा में पहला प्रयास है वो एल्टन मेयो ने किया था। ये आप आगे एमए पॉलिटिकल से करोगे या लोक मतलब आप आगे आरएएस यूपीएससी की तैयारी करोगे तो उसमें आपके ये टॉपिक आएगा। तो ये उस हिसाब से मैं आपको आपके बीए के एग्ज़ाम में तो है ही है, उसके साथ यूपीएससी और आरएएस के एग्ज़ाम के हिसाब से भी जो जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं मैं लिख के देती हूँ कि 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे इस टॉपिक से। तो वो कौन से हैं? तो अभिप्रेरण सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने दिया? वो है एल्टन मेयो ने दिया। लेकिन अभिप्रेरण का व्यवस्थित सिद्धांत पहली बार अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो यहाँ आप देखो, पहली बार एल्टन मेयो ने और व्यवस्थित सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो ने। इसके अलावा डगलस मैकग्रेगर की वाई थ्योरी, लेसिस लिंकर्ट का प्रबंधनीय मॉडल, खरिस आइग्रिश का सिद्धांत, आउच की जेड थ्योरी आदि प्रमुख हैं। ये विभिन्न विचारक हैं जिन्होंने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। तो हम पहले जो मुख्य सिद्धांत है वो देखेंगे। एल्टन मेयो का सिद्धांत। एल्टन मेयो ने क्या कहा है? एल्टन मेयो के अनुसार हॉर्थन प्रयोग में ये सिद्ध होता है कि कार्मिक द्वारा मौद्रिक प्रोत्साहन से अभिप्रेरित नहीं होता। मतलब जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, वो रुपए से मोटिवेट नहीं होता। आप उसको 100 रुपये दे रहे हो किसी काम के लिए, 50 और दे दो तो मोटिवेट नहीं होगा। जितना उसको अपनी प्रशंसा करते हैं, सकारात्मक व्यवहार करते हैं, सामाजिक संतुष्टि है, वो ज़्यादा उसे अभिप्रेरित मोटिवेट करती है काम करने के लिए। अभिप्रेरण का अर्थ होता है मन से भावना आना कि वो काम करने के लिए अधिक प्रयास करें। दूसरे हैं उर्विक की जेड थ्योरी। तो उर्विक ने औपचारिक ढांचे को स्वीकार करने के बावजूद इस तथ्य को स्वीकारा कि कार्मिक को मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। मतलब पैसे के साथ साथ उसे सामाजिक संतुष्टि, प्रशंसा से भी मोटिवेट किया जा सकता है। अब है अब्राहम मास्लो का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत में है प्रशासनिक व्यवहार में अभिप्रेरणा की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित करने वाला पहला विद्वान अब्राहम मैस्लो है। मैस्लो एक मनोवैज्ञानिक थे, राजनीतिज्ञ या लोक प्रशासक के विचारक नहीं है। वो एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अपना यह सिद्धांत मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954 में प्रकाशित उनके लेख में दिया है। मैस्लो ने अपने लेख में ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में अभिप्रेरणा की आवश्यकता सोपान सिद्धांत का विवेचन किया। अब यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, देखो इसमें पूछेंगे कि अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत कौन सा था? तो आवश्यकता सोपान। या यूँ पूछ सकते हैं कि आवश्यकता सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो आ जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभिप्रेरण संपूर्ण सांगठनिक व्यवहारों का पर्याय नहीं, अपितु उसके निर्धारक तत्वों में से एक है। अभिप्रेरण के अलावा अन्य कारक हैं जैसे जैविक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पृष्ठभूमि जो व्यवहार को प्रभावित करती है। मैस्लो ने संगठन में मनुष्य के व्यवहार और उसकी विभिन्न आवश्यकताओं से संबंधित बताया। उसने कहा कि मोटिवेट करने के लिए क्या क्या है? तो आवश्यकता है व्यक्ति की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आवश्यकताएं उन्होंने कितने प्रकार की बताई? आवश्यकताओं को उन्होंने नीचे से ऊपर ऊर्ध्वगामी की तरफ जमाया। अर्थात कार्मिक की पहली आवश्यकता
निम्न तल पर होगी, जबकि उसकी अंतिम आवश्यकता है वो सर्वोच्चतम तल पर होगी। तो उन्होंने उन आवश्यकताओं के 5 तल निर्धारित किए। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि मैस्लो ने कितने प्रकार की आवश्यकता बताई, 5 प्रकार की। पहले 2 तलों की आवश्यकता में है, सबसे पहली आवश्यकता है शरीर। वो अपने हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। तो मतलब जो शरीर से संबंधित आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान वगैरह। और दूसरा सुरक्षा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें ऊपर का तल सामाजिक और आत्म सम्मान से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं से संबंधित है। मैस्लो ने बताया कि कार्मिक संगठन में उससे जुड़ते हैं ताकि उसकी आवश्यकताएं पूरी हों। अब इन 5 जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो हम डिटेल से देख लेते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं में उन्होंने हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है, रोटी कपड़ा वगैरह। और सुरक्षात्मक आवश्यकता, इसके पश्चात उनकी सुरक्षा आवश्यकता प्रकट होती है, अर्थात उसे नौकरशाही की सुरक्षा चाहिए और कार्य के जोखिम के विरुद्ध भी सुरक्षा चाहिए, बचत की सुरक्षा चाहिए। जो अभिभावक हैं उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए। ये सुरक्षा की जो भावना है ये 2 नंबर पे दी। सबसे पहला शारीर, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में उन्होंने प्यार स्नेह सुख आदि अनौपचारिक समूहों को शामिल किया। फिर है सम्मान और महत्वाकांक्षा की पूर्ति और आत्मविश्लेषण। सम्मानपूर्ण पद उपलब्धियों की मान्यता, अपनी महत्वाकांक्षाओं को होते हुए देखना चाहते हैं। और आत्मविश्लेषण, यह सर्वोत्तम आवश्यकता है। जहाँ व्यक्ति आत्म संतोष प्राप्त करना चाहता है वहाँ वह आत्म विश्लेषण या आत्म परीक्षण करता है। उसकी उपलब्धि उसकी योग्यता के अनुपात में कितनी कम है तथा वह क्या श्रेष्ठतम कर सकता है। आत्म परीक्षण शब्द गैल्डस्टेन ने दिया था। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आत्म प्रत्यक्षीकरण शब्द किसने दिया है? गैल्डस्टोन ने आत्म प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत दिया है। तो मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत है, 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताता है, नीचे से ऊपर का उसका सीक्वेंस है। इसी में कार्य करने वाले दूसरे विचारक हर्ज़बर्ग का द्विघटकीय सिद्धांत है। हर्ज़बर्ग ने 1950 में सेंट पीटर्सबर्ग अमेरिका में 2100 अभियंताओं और लेखाकारों पर एक प्रयोग किया। उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संगठन में व्यक्तियों के कार्यों को 2 चीज़ें प्रभावित करती हैं, पहला कार्य, दूसरा कार्य का वातावरण। हर्ज़बर्ग के अनुसार कार्य एक व्यापक शब्द है। इसमें उपलब्धि, मान्यता, पदोन्नति, सौम्य कार्य, विकास की संभावनाएं आदि शामिल होते हैं। इसमें 5 संतोषजनक की संज्ञा दी गई। इसकी उपस्थिति ही व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। ये तत्व मिलकर अभिप्रेरक घटक का निर्माण करते हैं। ह्यूमन अब्राहम कार्यों पर विकास की आकांक्षा है। अब है कार्यों का वातावरण। कार्यों का वातावरण यह वह वातावरण है जहाँ कार्य किया जाता है। जैसे हम काम कर रहे हैं तो वहाँ में क्या फैसिलिटी मिल रही है, सुपरविज़न कौन कर रहा है, उस काम के अनुपात में वेतन मिल रहा है या नहीं, प्रकाश की व्यवस्था है या नहीं, ये सब चीज़ें आएंगी। इसे हर्ज़बर्ग ने 5 असंतोषक की संज्ञा दी है। ये घटक आरोग्य घटक या स्वास्थ्य घटक कहलाते हैं। हर्ज़बर्ग के अनुसार इनकी उपस्थिति अभिप्रेरित तो नहीं करती, लेकिन अगर ये ना हो, इसकी अनुपस्थिति है वो असंतुष्ट जरूर कर देती है। व्यक्ति का ध्यान है वो काम में नहीं लगता अगर वातावरण सही ना हो तो। उसके बाद है एनिमल एडम। वातावरण के कष्टों को दूर करने की आवश्यकता। हर्ज़बर्ग के अनुसार मानव की आधारभूत आवश्यकताएं 2 विपरीत दिशाओं में जाती हुई प्रतीत होती है। पहला पशु आदम जो वातावरण की पीड़ा से दूर भागना चाहता है। दूसरा मानव अब्राहम जो कार्य में प्रवृत्त होकर मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट होना चाहता है। मतलब अगर वातावरण और काम अच्छा है तो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए मोटिवेट होगा। लिकर्ट का प्रबंधकीय मॉडल।
लिकर्ट ने अपने प्रयोगों में उन कारकों की खोज की जो उच्च कार्य प्रदर्शन हेतु दबाव को जन्म देते हैं। ये कारक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का तेज विस्तार, स्वतंत्रता, श्रमिकों की योग्यता, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। मिशिगन शोध अध्ययन के बाद लिकर्ट ने पर्यवेक्षकों को 2 भागों में बांटा। कार्य केंद्रित, जो हम सुपरविज़न करते हैं, किसी काम का मूल्यांकन करते हैं, वो 2 तरीके हैं उसके। एक तो है काम को केंद्र में रख के, भाई आपने जो काम करवाना उसी पे ध्यान दो, कार्मिक क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसी का सुपरविज़न होगा काम का। दूसरा है कार्मिक केंद्रित, इसमें अधीनस्थों के साथ मिलकर प्रभावशाली समूह निर्माण करना। अनोन्य क्रिया प्रभाव तंत्र। लिकर्ट ने संगठन के पद सोपान पर कार्यरत कार्मिकों के अभिप्रेरण को अधिकतम करने हेतु अनोन्य प्रभाव तंत्र की संकल्पना का विकास किया है। ये लिकर्ट के विचार थे जो उन्होंने मोटिवेट करने के लिए कुछ पद्धतियाँ अपनाई हैं। ये अब आज हमने अभिप्रेरण के कुछ विशेष सिद्धांत पढ़े जो लोक प्रशासन से संबंधित हैं और कैसे लोक प्रशासन के एक प्रबंधक अपने अधीन और अनुयायियों को काम करने के लिए मोटिवेट कर सकता है और उस मोटिवेशन से कैसे वो